नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने टीएसटी पीएचडी और प्रोफेसर के लिए एक सीरीज़ प्रारंभ की है पॉलिटिकल साइंस की। उसके मद्देनज़र यह वीडियो है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने नोट्स के रूप में लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमने पॉइंट किए हैं। अतः आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमने जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की भी सीरीज़ प्रारंभ की है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से हमारी सीरीज़ चल रही है। आप जाकर के उन वीडियो को जरूर देखिए। पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है इस समय, ठीक। पॉलिटिकल साइंस का ये 10वां वीडियो है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ का ये 10वां वीडियो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने नोट्स के रूप में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, वीडियो को। आप देखते हैं आज का वीडियो क्या है। इसमें दोस्तों मार्क्सवाद और समाजवाद की बातें होंगी इस वीडियो में, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चनों की बात होगी दोस्तों। व्यक्ति को समाज, ये क्वेश्चन है, व्यक्ति को समाजवाद योग्यता के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार और उसकी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी यह सिद्धांत, ये बातें किस सिद्धांत की ओर इशारा करती हैं दोस्तों? ये वैज्ञानिक समाजवाद की बातें हैं। वैज्ञानिक समाजवाद में ऐसा कहा गया था। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने राज्यहीन समाज की कल्पना की थी। वो कहते हैं कि राज्य जो है, ठीक, कहते हैं कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है, पूंजीपतियों के लिए बनाई गई संस्था है जो श्रमिकों का शोषण करती है। इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक। राज्यहीन समाज की कल्पना करते हैं दोस्तों, ठीक। लेनिन दोस्तों जो मार्क्सवादी विचारक थे, जो मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया था, ठीक, तो वो उनकी पुस्तक है एक स्टेट एंड रेवोल्यूशन। उनकी पुस्तक का नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। उस पर ये बात करते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद की। समाजवाद एवं साम्यवाद, इन समाजवाद और साम्यवाद का डिफरेंट करते हैं, उस पर अंतर करते हैं कि क्या अंतर था। अब ये बताते हैं कि प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब योग्यता, ठीक। जो समाजवाद के बारे में पहले कहते हैं कि समाजवाद है, समाजवाद का मतलब था दोस्तों जो उत्पादन के साधन होगा वो, ठीक है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है समाज पर होगा, ठीक। उसका स्वामित्व समाज के ऊपर होगा। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का स्वामित्व समाज के ऊपर होगा। यानी समाज ही उसका कर्ता धर्ता होगा। समाज को प्राथमिकता दी गई है समाजवाद में, ओके। अब इसके बाद जो है, जो लेनिन है वो अपनी पुस्तक में समाजवाद के बारे में कहते हैं कि प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, अब प्रत्येक को अपने अपने कार्य के अनुसार, प्रत्येक का मतलब है लोगों से, प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को, ठीक है, लोगों को मतलब प्रत्येक को कार्य के अनुसार, प्रत्येक से क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को कार्य के अनुसार, ठीक है ना, उसके अधिकारों का वितरण होगा। ये समाजवाद की बात है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साम्यवाद की आगे बात करते हैं। साम्यवाद हुई वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। जो साम्यवाद था उसमें बात करते हैं ये कि प्रत्येक से कार्य क्षमता, यही मतलब जो क्षमता, योग्यता, प्रत्येक से योग्यता, प्रत्येक से क्षमता या योग्यता, प्रत्येक से क्षमता के अनुसार, ठीक। अब प्रत्येक को, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार अधिकारों का वितरण होगा। अब देखिए,
समाजवाद में सेम बात कही जाती है, प्रत्येक से क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को कार्य के अनुसार। लेकिन जो साम्यवाद था, जो लेनिन का साम्यवाद था, मार्क्सवाद, जो वैज्ञानिक समाजवाद था, उसमें कहा गया था प्रत्येक से क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को कार्य आवश्यकता के अनुसार। ठीक, ये दोनों में डिफरेंट था। पहले में ये था कि जो मतलब जो है व्यक्ति होंगे उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है ना, काम, उनकी योग्यता अनुसार काम लिया जाएगा और उनके कार्य के अनुसार दिया जाएगा, जैसा कार्य करेंगे। ठीक, लेकिन जो मार्क्सवाद था, ठीक, यानी वैज्ञानिक समाजवाद था, तो उसमें दूसरी बात कही जाती है, प्रत्येक को क्षमता के अनुसार, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। आवश्यकता की बात हो जाती है। पहले में कार्य की बात होती है, ठीक, और दूसरे में आवश्यकता की बात होती है। ठीक, मतलब हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये वैज्ञानिक समाजवाद है। आवश्यकता की जब बात होगी तो वैज्ञानिक समाजवाद आएगा, और जब हर एक को कार्य के अनुसार, हर एक को, ठीक है, क्षमता के अनुसार, हर एक को कार्य के अनुसार जब बात होगी, तब वहाँ आएगा समाजवाद। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, जो साम्यवाद था यही समाजवाद था। ठीक, इसमें जो सभी लोग जो कामगार होंगे, सभी काम करने वाले होंगे, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं है, सभी लोग काम करने वाले नहीं होते हैं। इसलिए समाज वर्गहीन होगा, कोई समाज में वर्ग नहीं बनेगा। ठीक, समाज कोई भी एक वर्ग में विभाजित नहीं होगा। ये वैज्ञानिक समाजवाद की बातें हैं। लेकिन समाजवाद में वर्ग होते हैं। ठीक, समाजवाद में वर्ग की बात होती है। आगे देखते हैं। जो फेबियन समाजवाद था, ठीक, इसका विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इसका विकास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अब देखिए इसके जो विचारक थे, समर्थक थे, ठीक है, इस विचारधारा के, फेबियन समाजवाद के, इसके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक, जॉर्ज बर्नार्ड, ठीक है, बर्नार्ड शॉ इसके समर्थक थे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेबियन समाजवाद का विकास कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इसके समर्थक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब दोस्तों ये फेबियन समाजवाद क्या था? दोस्तों जिस तरह से जो मार्क्सवाद था वो पूंजीवाद, जो पूंजीपति थे, ठीक है ना, जो पूंजीपति थे उन पर ये जो है क्या करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, पूंजीपतियों को। लेकिन फेबियन समाजवाद ये ऐसा नहीं करते हैं। ये पूंजीपतियों की जगह पर, ठीक है, जमींदारों के ऊपर प्रहार करते हैं। जो जमींदार थे उस समय के, जमींदार थे उस समय के, उन पर ये प्रहार करते हैं पूंजीपतियों की जगह पर। ठीक है, ये जो है जमींदारों पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ मानते हैं। जो फेबियन समाजवाद है, पूंजी की जगह, ठीक है, ये पूंजी की जगह भूमि को सारे विवादों की जड़ मानते हैं। क्योंकि जो जमींदार वो भूमि हड़प लेते थे किसानों की। ठीक, तो भूमि को सारे विवादों की जड़ मानते हैं फेबियन समाजवाद। ठीक, और ये जो है दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को शांतिपूर्वक लाना चाहते हैं। ये वैज्ञानिक यानी मतलब जो है वैज्ञानिक पद्धति और संवैधानिक तरीक़ों से, ठीक, वैज्ञानिक संवैधानिक तरीक़ों से दोस्तों फेबियन समाजवाद जो है संवैधानिक तरीक़ों से, ठीक, शांतिपूर्वक समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन जो मार्क्सवाद था ये संवैधानिक तरीक़ों की बात नहीं करते थे और न शांतिपूर्वक मतलब जो है समाजवाद लाना चाहते हैं। जब लेनिन आए थे जो है मार्क्स के बाद, तो हिंसात्मक समाजवाद के रूप में उन्होंने बात की। जब वो समाजवाद हिंसात्मक हो गया था, मतलब वो कहते हैं समाजवाद लाने के लिए, जो साम्यवाद लाने के लिए, समाजवाद साम्यवाद में ही फ़र्क है। ठीक, वो हिंसा पर बल देते हैं कि अगर किसी की हत्या भी करनी पड़ी तो कर देनी चाहिए, लेनिन ऐसा कहते हैं। ठीक,
तो लेकिन फेबियन समाजवाद ऐसी बात नहीं करते, संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए शांतिपूर्वक समाजवाद लाना चाहते हैं और पूंजीपतियों की जगह पर ये भूमि को, ठीक है ना, सभी विवादों की जड़ मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो फेबियन समाजवाद होगा, ये लोकतांत्रिक तरीकों थे, विधियाँ थी, उन पर ये बात करना चाहते। वो जो है जैसे कि मतलब जो है मार्क्सवाद था वर्ग संघर्ष, वो मतलब कहते हैं वर्ग संघर्ष होगा, इसके बाद समाजवाद स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये नहीं ऐसा कहते हैं, ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन लाएंगे हम। जो मार्क्सवाद थे वो वर्ग संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन ये जो है नहीं, ये लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, लोकतांत्रिक विधियों से। आगे चलते हैं। कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम मानता है? मार्क्स। ठीक, ये कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष होता है समाज में, ठीक, यानी सब जब समाज है उसमें विभिन्न तरह के वर्ग पाए जाते हैं और उन पर जो है संघर्ष होता है, और संघर्ष होने के बाद ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। ठीक, यानी वर्ग शासन की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। आगे चलते हैं। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, ठीक, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। ट्रॉट्स्की ने कहा था, ये भी मार्क्सवादी ही विचारक थे। इन्होंने कहा था एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है। अगर एक दल तानाशाही करता तो मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर पर तानाशाही है। ठीक है, जो मजदूर वर्ग है उस पर तानाशाही। अगर एक दल है तो वो मजदूरों पर तानाशाही करता है। ठीक है, आगे मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। जो ऐतिहासिक भौतिकवाद था दोस्तों मार्क्सवाद का, उन्होंने जो इतिहास था उसकी आर्थिक व्याख्या की थी ऐतिहासिक भौतिकवाद के जरिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका है? तो ये मार्क्सवाद का है। ठीक है, एक मार्क्सवाद की एक विचारधारा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस विचारक ने विशिष्टवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? जेम्स बरहम। विशिष्टवाद को मार्क्सवाद से जोड़ा था जेम्स बरहम। आगे किसने साम्राज्यवाद मतलब जो अपने शासन को बढ़ाने की जो नीति होती है, साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना था? लेनिन। मतलब लेनिन जो थे इन्हें कहते थे जो साम्राज्यवाद है, जैसे जो अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो पूंजीवाद का ही अंतिम चरण है। ठीक है, मतलब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, कोई भी मतलब पूंजीवाद नहीं आएगा। पूंजीवाद का जब पूंजीवाद बिल्कुल चरम सीमा पर हो जाता है तो साम्राज्यवाद होता है। यानी जो पूंजीपति होते हैं अपने शासन को बढ़ाते हैं और उसके बाद उनका अंत हो जाता है। लेनिन ऐसी बात करते हैं। इसके बाद राज्य की विलुप्त होने की अवधारणा किससे संबंधित है? मार्क्सवाद। ये कहते हैं कि बाद में जो मजदूर वर्ग होंगे, सर्वहारा कहते हैं मजदूर को, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग होगा। ठीक, जो बुजुर्गवा वर्ग, ठीक है, बुजुर्गवा वर्ग दोस्तों ये मतलब पूंजीपति थे। तो कहते हैं कि इनसे दोनों की मतलब जो है लड़ाई होगी, बाद में संघर्ष होगा और उसमें जीतेगा कौन? सर्वहारा वर्ग जीतेगा। ये बाद में जो है इन वर्ग संघर्ष होगा, अभी समाज में परिवर्तन आएगा। लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये मतलब समाजवाद की स्थापना हो जाएगी बाद में। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना बाद में हो जाएगी इनके द्वारा, सर्वहारा वर्ग के द्वारा। ठीक है, और राज विलुप्त हो जाएगा। राज का कोई अस्तित्व उस समय राज नहीं होगा। ठीक, यानी जो ये होंगे मजदूर वर्ग होंगे, इन्हीं की तानाशाही होगी, इन्हीं का शासन होगा। ठीक है, ठीक, आगे देखते। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल का निर्माता है? फेबियन समाजवाद। मतलब ये मानते हैं समाज ही मूल का निर्माता है, श्रम नहीं है।
जैसे मतलब जो है मार्क्स ने श्रम को माना था, तो ये समाज को ही मानते हैं। मतलब ये फेबियन समाज और समाज को प्राथमिकता देते हैं, समाज को प्राथमिकता देते हैं। आगे, समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं ताकि शोषण दूर हो। समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण, ये जो प्राकृतिक संसाधन है उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, एक केंद्र बना देना चाहिए ताकि शोषण ना हो, ठीक है ना। आगे, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक अच्छाई। जो समाजवादी विचारक होंगे वो हमेशा राज्य को अच्छा मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि राज्य कहते हैं कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, राज्य में ही रह करके उनका विकास हो सकता है, समाजवादी मानते हैं। फेबियन समाजवाद समर्थक था अविलंब सामाजिक पुनर्संरचना का, ठीक है ना, सामाजिक पुनर्संरचना यानी दोबारा उसकी संरचना का ये समर्थक थे, ठीक है। आगे, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। जो मार्क्स का समाजवाद था वैज्ञानिक समाजवाद, यानी साम्यवाद जो था, ठीक है, वो वही था मार्क्स का समाजवाद। आगे देखते हैं, उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है। गिल्ड समाजवादी, गिल्ड समाजवादी थे दोस्तों। ये दोस्तों ये इसको जो है फ्रांस के संघवाद, जो फ्रांस का जो संघवाद था, ठीक है ना, और ब्रिटेन के जो फेबियन समाजवाद था उसका मिश्रण है दोस्तों। ये एक तरह का जो फ्रांस का श्रम संघवाद था और ब्रिटेन का जो फेबियन समाजवाद था, ठीक है, उसका ये मिश्रण है दोस्तों। ये मतलब उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर थे। मतलब उद्योग जो होंगे उसमें लोकतंत्र और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी गिल्ड समाजवादी कहते हैं। इसका भी दोस्तों उदय जो हुआ था इसे श्रेणी समाजवाद भी कहा जाता है। जो गिल्ड समाजवादी थे ये इनको श्रेणी समाजवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी समाजवाद। इसका उदय भी दोस्तों इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जैसे फेबियन समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था, इसका भी वहीं उदय हुआ था, ठीक। दोस्तों ये फेबियन समाजवाद की ही एक शाखा थी। जो श्रेणी समाजवाद था ये फेबियन समाजवाद की एक शाखा थी। ये मार्क्स की विचारधारा के विरोधी थे, ठीक। श्योर सी बात है, जो फेबियन समाजवाद थे मार्क्स की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं। सेम इसी तरह श्रेणी समाजवाद भी मार्क्स की विचारधारा का विरोध है। जैसे कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ठीक, वर्ग संघर्ष जो मार्क्स का था, ठीक, और मूल का श्रम सिद्धांत, सर्वहारा का अधिनायकवाद, ये सारी जो उसकी विचारधारा मार्क्स की थी उसके ये विरोधी थे, ठीक। आगे चलते हैं। ये गिल्ड समाजवाद भी मतलब संवैधानिक तरीकों से जो है समाजवाद लाना चाहते हैं, यानी समाज में जो परिवर्तन हो शांतिपूर्वक हो, संवैधानिक तरीकों से हो, ठीक है। और भूमि को विवाद का जड़ मानते थे, पूंजीपतियों को विवाद की जड़ नहीं मानते थे, ठीक है। दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की, जबकि प्रमुख प्रश्न उसे परिवर्तित करने का है। वैज्ञानिक समाजवाद मतलब जो ये कहते हैं समाज को परिवर्तित करने का प्रश्न है, यानी समाज में जो बुराइयां आ गई हैं उसका परिवर्तन, उसमें चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, ये कहते हैं। जो दार्शनिक थे उन्होंने विश्व की व्याख्या की है ओनली। प्रत्येक को योग्यता, ठीक है, प्रत्येक को योग्यता उसकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। ये वैज्ञानिक समाजवाद है दोस्तों। प्रत्येक को योग्यता और उसकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक उपलब्धि हो, उसको मतलब जो है चीज़ें मिलें। लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं था। समाजवाद में प्रत्येक को योग्यता के अनुसार एवं उसकी जो है कार्य के अनुसार, जहाँ यहाँ पर आवश्यकता की बात होती है यहाँ वो कार्य की बात करते हैं, कार्य के अनुसार उपलब्धि हो, ठीक। यही डिफरेंट है दोनों में। आगे,
किस विचारक ने अभिजातवाद या विशिष्ट वर्ग, जो एलाइट्स होते थे ना, विशिष्ट वर्ग, अभिजन वाला, ठीक है ना, को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया? जेम्स बर्नहीम। यानी जेम्स बर्नहीम जो अभिजात वर्ग थे, यानी उस समय के प्रभुत्वशाली लोग थे, विशिष्ट वर्ग थे, एलाइट्स थे, ठीक है, तो उनको मतलब जो मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास जेम्स बर्नहीम ने किया था। आगे, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया लेनिन ने स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन में। श्रमिकों की तानाशाही कहते हैं जब इनका अंत हो, पतन हो जाएगा पूंजीपतियों का, तो श्रमिकों की तानाशाही होगी, यानी श्रमिक ही सब कुछ होंगे, श्रमिक वर्ग ही सब कुछ होगा, ठीक है। कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद की बात करता है? विकासवादी समाजवाद की बर्नस्टीन बात करते हैं। बर्नस्टीन दोस्तों विकासवादी समाजवाद की बात करते हैं, उत्तर समाजवादी विचारक हैं ये। आगे चलते हैं। समस्त मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन उत्पादन के साधन एवं आर्थिक शक्तियों से निर्धारित होते हैं। मार्क्सवाद यानी जो समाज में परिवर्तन आता है, ठीक है, वो आर्थिक शक्तियों के से आता है, ठीक। इन्होंने इतिहास की जो व्याख्या की थी, ठीक है, आर्थिक आधार पर व्याख्या की, ठीक है, जो मतलब विवाद का जड़ है वो मतलब जो है आर्थिक शक्तियों को मानते हैं ये, ठीक। और जो मतलब जो है परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसी के अनुसार ही परिवर्तन भी लाना चाहते हैं। आगे, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका स्वरूप बदल गया है, ठीक है, जिसका स्वरूप बिगड़ गया है। ये बात कौन कहता है? सीएम जोड़ कहते, बहुत फेमस इनका कथन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता उस समय के अनुभव हुई जिस दिन से समाज वर्गों में विभाजित हो गया। एंजल्स ये जो है मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स उनके शिष्य थे, ठीक है। जो दास कैपिटल है ना दोस्तों, दास कैपिटल को आगे इन्होंने ही बढ़ाया था, एंजल्स। दास कैपिटल दोस्तों मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या कहे थे? सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता उस समय अनुभव हुई जिस समय समाज वर्गों में, राज्य की अनुभव उस समय हुई जब समाज वर्गों में विभाजित हो गया था। ये ऐसी बात एंजल्स कहते हैं। ये मार्क्स के विचारों को ही आगे बढ़ाए थे। एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन स्टालिन, ठीक है। एक देश में समाजवाद की बात स्टालिन करते हैं, ठीक है। आगे, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना था? लेनिन। पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्राज्यवाद, लेनिन ऐसी बात कहते हैं, ठीक है। मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है? सी हंट ने कहा था कि उदारवाद की अवैध एवं विद्रोही संतान है। मार्क्सवाद को सी एन हंट ने कहा था, क्योंकि उदारवाद से ये जो है अपोजिट था। उदारवाद पूंजीवाद की कल्पना करते हैं ये लोग, जो उदारवादी हैं, ठीक है। ये जो है पूंजीपतियों की वकालत करते हैं, यानी पूंजीवाद को आगे बढ़ाते हैं उदारवादी, उसी की विचारधारा में काम करते हैं। तो इसीलिए सी हंट ने कहा कि उदारवाद की अवैध संतान एवं विद्रोही संतान है कौन? मार्क्सवाद, क्योंकि पूंजीपतियों के विरोध में है ये। आगे, मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा किसने? एक्टन ने, ठीक। एक्टन ने मार्क्सवाद का युग का भ्रम कहा, ठीक। मार्क्सवाद को बुद्धिजीवियों का नशा कहा, यानी जो उस समय के बुद्धिजीवी थे उनका नशा किसने? एरन ने कहा, प्रोफेसर एरन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वस्तु और सेनाओं का राज्य द्वारा नियंत्रण, समाजवादी
जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, सेना नहीं सेवाएं, जो वस्तु और सेवाएं होती हैं दोस्तों, उसका राज्य द्वारा नियंत्रण होता है समाजवाद में। ठीक है, राज्य ही नियंत्रित करता है उसको। आगे मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक स्थान है। ठीक है, जो मार्क्स थे वर्ग का जो आशय मानते हैं, लोगों के समूह से मानते हैं जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक स्थान है। ठीक है, यानी आर्थिक व्यवस्था में इनका कोई ना कोई स्थान जरूर है। ठीक, आगे मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था। ठीक है, हीगल और फेयरबैक की क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्स किन व्यक्तियों से प्रभावित था। हीगल की विचारधारा से प्रभावित था और फेयरबैक की। ठीक है, आगे राज सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। एंजल्स राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, एंजल्स ने कहा था। ठीक, मार्क्सवादियों का मत है कि वर्ग विभेद, ठीक है, जो वर्ग भेद होगा की उत्पत्ति हुई है जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन, ठीक है, व्यतीत करना और खेती करना शुरू कर दिया। यानी वर्ग भेद कब से उत्पन्न हुआ? जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन और खेती करना शुरू कर दिया, तभी से वर्ग तरह तरह के बनने लगे। मार्क्सवादियों का ऐसा मत है। आगे देखते हैं। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्षों का इतिहास है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन, वर्ग संघर्षों का इतिहास, ये मार्क्स बोलते हैं समाज को, इतिहास को। ठीक है, समाज का इतिहास था, क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल मार्क्स राज की उत्पत्ति खोजता है जीवन की भौतिक दशाओं में। जो जीवन की भौतिक दशाएं हैं, राज की उत्पत्ति वहाँ हुई। ठीक है, संसद बातचीत की दुकान जैसी है। जो संसद को ये अच्छा नहीं मानते हैं मार्क्सवाद, क्योंकि राज को जो अच्छा नहीं मानेगा वो संसद को कैसे अच्छा मान सकता है। ठीक है, सरकार को अच्छा नहीं मान सकता वो। इसके बाद जो समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य, ठीक है, सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। यानी राज्य जो है सामाजिक उद्देश्य से, यानी समाज के कल्याण से उत्पादन को संचालित करता है। ठीक, समाजवादी ऐसा मानते हैं। राज्य का जो उत्पादन एवं वितरण का जो नियंत्रण होता है वो समाज में ही होता है। ठीक है, समाजवादी ऐसा मानते हैं। उसी के एक अनुसार जो है राज्य कार्य करता है। ठीक है, उत्पादन संचालित करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है? कृषि के आविष्कार एवं संपत्ति ने। ठीक है, जो कृषि का आविष्कार और संपत्ति हुआ, उसने जो है राज्य की उत्पत्ति में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आगे साम्यवाद का विशेष तत्व है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होना चाहिए? समाज का। साम्यवाद ऐसा मानता है। ठीक है, परिवार संपत्ति राज की उत्पत्ति नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी? एंजल्स ने। एंजल्स ने परिवार संपत्ति राज की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी थी, एंजल्स। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। ठीक है ना, जो उत्पादन के साधन होगी उसमें सामाजिक स्वामित्व होगा। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद ऐसा मानता है। ठीक है, धार्मिक एवं राजनीतिक भ्रांतियों से अवरत शोषण के स्थान पर बुर्जुओं, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीपति हैं, नग्न, बेशर्म, प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मार्क्स ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक राज को कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। जो आधुनिक राज है ये मतलब पूंजीपतियों के समान हितों को, मतलब समान हितों को बढ़ावा देने वाली एक जो है संस्था है। राज्य को ये पूंजीपतियों के हितों को बढ़ाने वाली एक संस्था माना है। किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने। आगे
यूरो साम्यवाद शब्द से प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? एनरिको बर्लिगर। यूरो साम्यवाद था, इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? एनरिको बर्लिंग। जो समाजवाद था, ठीक है, समाजवाद शब्द का प्रयोग, ठीक है, किसने सर्वप्रथम किया था? तो इसके मतलब जो है, उनका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था? रॉबर्ट ओवन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। ओके, आगे चलते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा एक दर्शन मिलन, एक दिशा मिली। ठीक है, मतलब जो है मार्क्सवाद ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त तरीके से पाया, उसके एक आंदोलन बना दिया, उसे एक दर्शन मिला और एक दिशा मिली। ठीक है, लास्की ने ऐसा कहा है। ठीक है ना, मार्क्स के बारे में। ठीक, ओके। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। शोषणकारी संबंध थे, उसकी रक्षा हेतु जो है राज्य की उत्पत्ति हुई उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। मतलब जो है, जो शोषणकारी संबंध होते थे उसकी रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, लेकिन बाद में ऐसा होता नहीं है। ऐसा ये मानते हैं कि बाद में जो है राज्य खुद शोषण करने लगता है, यानी पूंजीपतियों के द्वारा जो है राज्य का सहारा लेकर के पूंजीपति जो है समाज में जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसा मार्क्स मानते हैं। लंबेन सर्वहारा की अवधारणा विकसित हुई मार्क्स के द्वारा। सर्वहारा वर्ग जो था, यही श्रमिक वर्ग, एक इसकी अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मार्क्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। मार्क्स ने कहा जब आपके पास आर्थिक शक्ति, पैसा होगा तो आपके पास राजनीतिक शक्ति हो जाएगी। मार्क्स ऐसा मानते हैं, जो कि आजकल हो भी रहा है। मूल का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत फेबियन समाजवाद ने दिया। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। मूल का श्रम सिद्धांत किसने दिया था? श्रम सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। मूल का श्रम सिद्धांत मार्क्स ने दिया था, लेकिन मूल का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत फेबियन समाजवाद दिए थे। ये मार्क्सवाद के विरोधी हैं। आगे, समाजवादी राज्य बल देता है आर्थिक सुधार पर। आर्थिक सुधार हो उस पर बल देता है समाजवादी राज्य। ओके। श्रेणी समाज और समर्थन करता एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। एक व्यक्ति समर्थन करता है, जितने हित उतने मत की समर्थन कौन करता है? श्रेणी समाजवाद, जो फेबियन समाजवाद था उसकी एक शाखा थी ये। आगे, श्रेणी समाजवाद का मध्य मार्ग है श्रमिक संघवाद तथा समष्टिवाद। आगे, कार्ल मार्क्स ने किस कृति में श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार व्यक्त किए हैं? श्रम के प्रति। इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ऑफ 1844 इनकी पुस्तक थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 पुस्तक इन्होंने लिखा था। इसमें इन्होंने उदासीनता की बात की है। ठीक है ना, श्रम के प्रति उदासीनता की बात की है। अलगाववाद की बात भी इसी पुस्तक में करते हैं। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? श्रमिक संघवाद। जो श्रमिक संघवाद था उसको फ्रांसीसी समाजवाद कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है। प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है, मार्क्स कहते हैं। ठीक है, आगे, मार्क्सवाद फांसीवाद सहमत हैं सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में।
जो मार्क्सवाद हैं और जो फांसीवाद है ना दोस्तों, ये जो दोनों सहमत हैं सरकार के अधिनायकवादी लक्षण में। यानी मतलब जो है सरकार जो राजतंत्र जब बन जाता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, यानी तानाशाही शासन की बात करते हैं कि सरकार जो है तानाशाही का काम करती है, ऐसी बात करते हैं ये। सर्वहारा वर्ग के प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया था लेनिन ने। जो सर्वहारा वर्ग है ये बाद में जब इनके मतलब जो है पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा तो प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद आएगा, ठीक है, यानी इन्हीं का राज्य होगा, सर्वहारा वर्गों का, श्रमिकों का राज्य होगा, ठीक है, जब समाज में संतुलन स्थापित हो जाएगा। किसने ब्रिटिश फेबियनवाद और फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा है? श्रेणी समाजवाद को। ब्रिटिश फेबियनवाद, ठीक है, ब्रिटिश फेबियनवाद है ही है श्रेणी समाजवाद, और श्रमिक संघवाद दोनों का मिश्रण है ये श्रेणी समाजवाद, तो उसी को बौद्धिक शिशु कहा गया है, श्रेणी समाजवाद को, ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी? डार्विन व्यवस्था, ठीक है। जो मतलब संघर्ष करेगा वही विजेता होगा, वही जीतेगा, ठीक है, ठीक। सर्वाइवल ऑफ सुपेस्ट की मतलब जो नीति उस समय प्रचलित थी, ठीक है। कब प्रचलित थी दोस्तों? ये मतलब जो है डार्विनवाद के समय, ठीक, सर्वाइवल ऑफ सुपेस्ट। मार्क्सवादी सिद्धांत की मानता है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो मानता है दोस्तों राज्य एक वर्ग संस्था है, ठीक है, राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है, ठीक। राज्य शोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है। राज्य के जो शोषणकारी स्वरूप है उसमें तभी परिवर्तन ला सकते हैं जब क्रांति की जाए, ओके। भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया के समान चरित्र का निर्धारण करती है, मार्क्स कहते हैं। जो भौतिक जीवन है, उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया के समान चरित्र को निर्धारित करती है, समान चरित्र का निर्धारण करती है। यानी मतलब जो है भौतिक जीवन में आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं मार्क्स। दोस्तों मार्क्स जो है आर्थिक जो है प्रक्रिया की बात करते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि जो आर्थिक शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, वही मतलब समाज में परिवर्तन उसी समाज में परिवर्तन आता है, वही पूरा समाज को निर्धारित करती हैं, ठीक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में लगभग होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।